हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम के बारे में, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। स्टूडेंट्स, आपके क्लास के इंग्लिश के अदर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल टोटल इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आप तक तुरंत पहुँच जाए। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पोएम के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के दौरान जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स को मैं बताऊंगा और अंत में हम जानेंगे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले पोएट के इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। अ टाइगर इन द जू पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम है लेज़ली नॉरिस। पूरा नाम जॉर्ज लेज़ली नॉरिस, जो कि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स नाम के जगह से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 21 में 1921 को हुआ था और 6 अप्रैल 2006 को इनका डेथ हो गया था। इनके द्वारा लिखी गई फेमस वर्क्स है फाइंडिंग गोल्ड, होली प्लेसेस और अ टाइगर इन द जू। पोएम में टाइगर के पेन को बताया है कि जो टाइगर है उसका दर्द ये है कि इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को पिंजड़े में रखते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें खुला रहना और आज़ाद रहना पसंद है। उसी प्रकार ये जो टाइगर है जो कि ज़ू में आ पहुंचा है, इसका असली जगह ज़ू नहीं बल्कि फॉरेस्ट है और ये वहीं पे अपने नेचुरल ज़िंदगी को जीता है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर पोएट कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब दो अपोजिट चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। एक कि जब टाइगर एक जू में है और दूसरा कि टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट कहने का मतलब नेचुरल जगह उसके जंगल है। तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है इसे बताया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। पोएम में कहीं पे जू का जिक्र है, कहीं पे जंगल का जिक्र है। उसी प्रकार फिर कहीं पे जू फिर जंगल, इस प्रकार जिक्र है। तो आपको क्या करना है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। आपको ये पहचानना है कि कौन सा वाला स्टैंजा जू के बारे में है और कौन सा वाला स्टैंजा जंगल के बारे में है। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इस पोएम में टोटल 5 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं। टोटल है इसमें 20 लाइन्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो एक जू में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर है कि वो वॉच कर रहा है, वो घात लगाकर बैठ रहा है, सबको देख रहा है और वो धीरे धीरे चल रहा है। विविड स्ट्राइप्स कहने का मतलब, विविड मतलब बहुत ब्राइट कलर के होते हैं और स्ट्राइप्स मतलब ये जो धारियाँ आप देख सकते हैं जो टाइगर के बॉडी पर होते हैं, इन्हें हम स्ट्राइप्स कहते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। आप जानते हैं केज में लिमिटेड स्पेस होता है, वहाँ पर सिर्फ कुछ कदम ही वो चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे हैं उसे पैड्स कहा गया है। यहाँ पर वो क्वाइट है, वेलवेट के मतलब बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत क्वाइट है, मतलब बहुत शांत है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहा, बहुत स्लोली चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और जो रेज है मतलब जो एंगर है, जो उसका गुस्सा है, वो भी बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसने रखा है। तो अब स्टैंजा 2 को देखते हैं। ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा होना, बिल्कुल शैडो बनकर, एक परछाई की तरह। तो आपने देखा होगा कि जो टाइगर होते हैं वो शिकार करने के पहले बिल्कुल शांत घात लगाकर बैठे होते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घास जो झाड़ियाँ होती है उनके बीच इस प्रकार वो स्लाइड करते हुए, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ते हैं ताकि उन पर कोई नज़र ना बना सके। नियर द वाटर होल। वाटर होल कहने का मतलब यहाँ पर एक रिवर से है। जब रिवर के सामने कोई अदर एनिमल आते हैं और वो पानी पीने के लिए वहाँ पर आते हैं, तब टाइगर उन पर अटैक करता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प डियर मतलब एक यंग जो कि हिरन है वो आए और टाइगर उन पर अटैक करे।
तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक जू का नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर टाइगर अपने नेचुरल लाइफ को जीता है और शिकार करता है। देखते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पर भी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये एक जू का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि टाइगर जो किस प्रकार अपना आतंक फैलाता है, टेरराइजिंग करने का मतलब डर फैलाना, भय फैलाना एक विलेज में। वो क्या करता है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, वो घरों के आसपास जाके स्नैरलिंग करता है, मतलब अपने दांतों को दिखाता है, गुर्राता है। एट द जंगल्स एज, जंगल का जहाँ एज है, जहाँ किनारा है, मतलब जहाँ पर लोगों का जो विलेज है वो शुरू हो जाता है, वो वहाँ पर पहुँचकर लोगों को भयभीत करता है। कैसे? बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉस, और अपने वाइट फैंक्स मतलब सफ़ेद दांतों और क्लॉस मतलब पंजों को, जो नुकीले पंजे होते हैं एक टाइगर के, उन्हें बेरिंग करता है, मतलब अनकवर करता है, लोगों को शो करता है ताकि लोगों में टेरर हो सके, एक भय फैल सके। तो ये भी एक डिस्क्रिप्शन आउट ऑफ जू दिया गया है, जो कि एक जंगल के एज के बारे में बताया है। तो सेकंड और थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि पोएट कह रहे हैं कि एक टाइगर को नेचुरली क्या क्या करना चाहिए, मतलब जो उसके लिए एक कॉमन सी बात है। लेकिन फोर्थ स्टैंजा में फिर से टाइगर को जू के अंदर दिखाया गया है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन जो टाइगर है वो तो लॉक है, उसे जो उसे जंगल में होना चाहिए वो तो एक लॉक है, कहाँ पर? एक कॉन्क्रीट सेल में। सेल मतलब पिंजरा होता है, उसे सेल भी कहते हैं, कॉन्क्रीट का जो कि बना हुआ है, मतलब सीमेंटेड है वो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी ताकत है वो सब अब एक पिंजरे में कैद है। बिहाइंड बार्स कहने का मतलब ये एक फ्रेज है, बिहाइंड बार्स होना मतलब सलाखों के पीछे होना, जैसे जेल में कोई होता है तो उसके लिए भी बिहाइंड बार्स कहा जाता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जो केज है, जो पिंजरा है, उसकी बस वो लेंथ को मेज़र कर रहा है, वो बस इधर से उधर घूम रहा है या कहीं बैठा हुआ है, बस टाइम को किसी तरह स्पेंड कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आप जानते हैं कि जो जू होता है उसमें कई लोग घूमने के लिए आते हैं, जो विजिटर्स होते हैं वो लोग जानवरों को देखने आते हैं, लेकिन जो विजिटर्स हैं उसे वो टाइगर क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आखिरी स्टैंजा को देखते हैं, फिफ्थ स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, written by Leslie Norris। यहाँ पर कहा गया है He hears the last voice at night। अब नाइट हो चुकी है, रात के समय में सब कुछ शांत हो जाता है, और आखिरी जो वॉइस है, जो आखिरी आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की है? वो है पेट्रोलिंग कार्स की। जो पुलिस होते हैं वे लोग रात भर अपनी ड्यूटी को करते हैं और वो पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब अपने कार्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते हैं और देखते हैं कि कहीं पे कोई क्रिमिनल है या नहीं, तो उसे हम पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। तो आखिरी आवाज़ जो नाइट में आई वो पेट्रोलिंग कार्स की थी, जिसे टाइगर ने सुना। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आँखों से, अपनी खूबसूरत आँखों से क्या देखा? ब्रिलियंट स्टार्स को, मतलब आकाश में तारे हैं, क्योंकि नाइट का समय है तो वो ऊपर तारों को देख रहा है। मतलब कहने का मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज है। उसे, टाइगर को लोगों ने कैद करके तो रखा है, लेकिन अभी भी वो स्टार्स को देख रहा है, मतलब वो नेचर से जुड़ा हुआ है। अब हम एंड में देखेंगे कि इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम इसके राइम स्कीम को जान लेते हैं। राइम स्कीम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। राइम स्कीम, जो हर लाइन के एंड में आने वाले वर्ड्स होते हैं उनमें एक मैचिंग साउंड होता है जो कि एक जैसा सुनाई देता है, ताकि इससे पोएम में एक रिदम आ सके, एक सॉन्ग जैसा फील आ सके, उसे हम राइम स्कीम कहते हैं। तो जिसे हम अल्फ़ाबेट्स की मदद से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं इसमें राइम स्कीम कौन कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो पहले लाइन के एंड में है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए साउंड, ए अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक साउंड है। आइप्स, एंड में आ रहा है आइप्स। उसी तरह नेक्स्ट लाइन में केज, तो केज में हम कह सकते हैं कौन सा साउंड आ रहा है अंत में? एज, एज आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, ए के बाद बी। उसी प्रकार क्वाइट, मतलब यहाँ पे आइट साउंड आ रहा है, तो फिर एक साउंड चेंज हो गया। जैसे जैसे साउंड बदलता है वैसे वैसे हम अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से साउंड चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक बी के बाद क्या आता है? सी, तो हम यहाँ सी लिख देंगे।
और अंत लाइन में देखिए रेज लिखा हुआ है, तो रेज और केज आप देख सकते हैं सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है यहाँ पर, तो मतलब जो बी साउंड था वो यहाँ पर भी आ जाएगा, तो बी और बी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पोएम के हर स्टैंजा में राइम स्कीम जो है वो है ए बी सी बी, ए बी सी बी। लिटरेरी डिवाइसेस में आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अब एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक जैसे साउंड का इस्तेमाल करते हैं पोएम को लिखने में, तब उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लम्प पास, तो प्लम्प के स्टार्टिंग में पी और पास के स्टार्टिंग में प, ये प और प साउंड मैच कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ये एक एलिट्रेशन है जहाँ पे प साउंड को रिपीट किया जा रहा है। उसी प्रकार दूसरे स्टैंजाज में ये देख सकते हैं आप बिहाइंड बार्स, तो बिहाइंड बार्स में भी ब और ब साउंड को रिपीट किया गया है, तो ये भी एक एलिट्रेशन है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि नाम में ही पर्सन छिपा हुआ है, मतलब हम इसे किसी भी चीज़ को पर्सन के तौर पर देखते हैं। कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई जानवर हो या कोई पेड़ हो, उसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें अगर, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल किया गया है, ही जैसे कि हम एक ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, जैसे ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, ही इज स्ट्रेंथ, जैसे कि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। में मेटाफर का भी इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स ऑफ वेलवेट है मतलब मखमली, तो मखमली, ये जो मखमल से तुलना किसकी की गई है, तो टाइगर के पंजों की गई है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है, टाइगर के पंजों को मखमल के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक मेटाफर है। आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से अपने शब्दों में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।